इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क का जो नेक्स्ट टॉपिक है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो लेकिन इससे पहले कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट क्या होता है और उसमें हम अपना इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे कवर करते हैं, तो इसको हम ये भी कहते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को FRA। तो लेट अस सी व्हाट इज तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। विच इज आल्सो कॉल्ड एज FRA। को इंटरेस्ट रेट रिस्क में जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि दो पार्टीज हैं, बरोवर है और एक इन्वेस्टर है। तो पहले देखते हैं उनका रिस्क क्या होता है। तो इट मीन्स देयर इज बरोवर। तो बरोवर ने जैसे मनी बोरो करनी है मार्केट से, तो बरोवर वांट्स टू बोरो मनी। तो उसका जो रिस्क होता है, रिस्क इज दैट इंटरेस्ट रेट में राइज। तो रिस्क इज दैट इंटरेस्ट रेट में राइज। तो इसी तरीके से सेकंड पर्सन है डिपोजिटर। डिपोजिटर होता है जिसके पास कुछ सरप्लस फंड्स हैं, उसको उसने इन्वेस्ट करना है। तो डिपोजिटर वांट्स टू इन्वेस्ट, इसने करनी है बोरो मनी एंड डिपोजिटर वांट्स टू इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स। तो नॉर्मली जैसे मनी बोरो करके हैं बैंक से या इन्वेस्टमेंट करके हैं बैंक में किसी फिक्स डिपॉजिट में, तो इसी तरीके से इसका रिस्क होता है। तो रिस्क इज दैट तो इंटरेस्ट रेट में फॉल। अब इसका रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट को फॉल कर सकते हैं क्योंकि फिर उसको डिपॉजिट के ऊपर कम इंटरेस्ट मिलेगा। बरोर का रिस्क है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज हो सकते हैं, तो उस केस में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट FRA कब सुटेबल होते हैं। सपोज चलो बरोर है, इसने मनी बोरो करनी है आफ्टर 3 मंथ्स के बाद। मीन्स जो मनी बोरो करनी है हमने आज नहीं करनी, कुछ टाइम के बाद हम करना चाहते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। और कितने टाइम के लिए बोरो करनी है, लेट अस से फॉर 6 मंथ्स। तो 3 महीने के बाद मनी हम बोरो करेंगे 6 महीने के लिए। इसका मतलब आज की डेट से इसका टोटल टाइम बन गया 9 मंथ्स। तो ऐसे डिपॉजिटर है, सपोज चलो डिपॉजिटर के जो सरप्लस फंड्स हैं वो उसको मिलेंगे 3 महीने के बाद। तो ही आल्सो वांट्स टू डिपॉजिट सरप्लस फंड्स। दिस इज आफ्टर सपोज 3 मंथ्स। ये जो सरप्लस आ रहा है ये 3 महीने के बाद आएगा उसको, और उसको वो डिपॉजिट करना चाहते हैं 6 महीने के लिए फॉर 6 मंथ्स। तो इसको एक हम टाइम स्केल पे शो करते हैं, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। आज हमारा जो टाइम है वो है 0 पीरियड, और फ्यूचर पीरियड हो गया आपका 3 मंथ्स। 3 महीने के बाद आपने बोरो करनी है मनी, या डिपॉजिट करनी, इन्वेस्ट करनी है, और कितने टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए। तो टोटल टाइम बन गया आपका ये 9 मंथ्स। इतनी ये जो गैप है आपका, ये हो गया आपका 6 मंथ्स का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब आपका रिस्क है ना, आपने देखा इंटरेस्ट रेट राइज हो सकता है फ्यूचर में, जब 3 महीने के बाद मनी बोरो करोगे आप, या इंटरेस्ट रेट हमारा फॉल कर सकता है 3 महीने के बाद। तो उसके लिए हमने आज टुडे हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है मनी को बोरो करने का या उसको इन्वेस्ट करने का। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRA। उसकी टर्म्स कैसे लिखी हैं, उसको हम ऐसे लिखते हैं FRA। कितने महीने के बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बोरो या इन्वेस्ट करोगे, 3 महीने के बाद, तो उसको लिखो 3 मंथ्स ऑब्लिक, और कितने टाइम के लिए बोरो करना है, 6 महीने के लिए। टोटल बन जाएगा आज की डेट से 3 + 6 9 मंथ, इसको लिखेंगे 3 ऑब्लिक 9। तो इसकी स्टैंडर्ड टर्म्स चलती हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इट विल आल्सो डिनोटेड जाएगा FRA
दिस इज 3 टाइम्स 9। इसका मतलब 3 महीने के बाद मनी बोरो करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे 9 माइनस 3 6 मंथ्स के लिए। तो इसकी देखो डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है प्रॉपर। इट मीन्स वट इज एफ आर ए। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। एफ आर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है आपका टू बोरो और डिपॉजिट मनी। आपने बोरो करनी है या डिपॉजिट करनी है मनी इन फ्यूचर टाइम पीरियड। तो फ्यूचर पीरियड में एंड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, फॉर सर्टेन पीरियड इन फ्यूचर। ठीक है, तो आपने मनी बोरो करनी है या डिपॉजिट, ये भी आपने करनी है फ्यूचर पीरियड में। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखो इसका मीनिंग क्या है। हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एफ आर ए, तो दिस इज 3/9। तो इट मीन्स हमने मनी बोरो या डिपॉजिट करनी है आफ्टर 3 मंथ्स के बाद। ठीक है, ये भी हो गया फ्यूचर पीरियड 3 महीने के बाद। कितने टाइम के लिए? 9 माइनस 3 6 मंथ्स के लिए। तो किसी फॉर सर्टेन पीरियड इन फ्यूचर। तो इस एग्जाम्पल में बनता है फॉर 6 मंथ्स के लिए। तो अब इसमें 2 पार्टीज होती हैं एफ आर में। देयर आर 2 पार्टीज इन एफ आर ए। नंबर 1 तो है बोरोअर और डिपॉजिटर, जिसने मनी बोरो करनी है या डिपॉजिट करनी है, और डिपॉजिटर। तो नॉर्मली हम मनी डिपॉजिट या बोरो करते हैं बैंक से। तो दूसरा होता है बैंक। उसको ये जो है बोरोअर या डिपॉजिटर, ये जो कहा जो बायर ऑफ एफ आर ए, तो ये बायर माना जाएगा ऑफ एफ आर ए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो सेकंड पार्टी है आपकी बैंक नॉर्मली, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड सेलर ऑफ एफ आर ए। तो बायर एंड सेलर। तो अब देखते हैं जो सेलर होता है वो अपनी कोटेशन देता है कि यदि आपको मनी डिपॉजिट करनी है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एग्री होगा, बोरोइंग में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्री होगा। तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं एफ आर ए। जैसे हम ले रहे हैं जैसे कि 3/9, सो एट सपोज दिस इज सो 7-7.25%। तो इट मीन्स जो एफ आर ए सेलर है वो आपको 2 रेट्स देगा इंटरेस्ट के। तो ये होता है इसकी तरफ से बिग रेट है उसका, और ये है उसका आस्क रेट। तो बिग होता है डिपॉजिटर के लिए, डिपॉजिटर जब मनी डिपॉजिट करता है उसको हमेशा कम इंटरेस्ट मिलता है। आस्क रेट होता है बोरोअर के लिए। तो इट मीन्स जो बिग रेट है जिसे जो फॉर डिपॉजिटर, और जो सेकंड आस्क रेट है जिसे फॉर बोरोअर। और कई बार होता है क्वेश्चन में एक ही रेट दिया है आपको, तो फिर दोनों सेम माने जाएंगे, डिपॉजिटर के लिए भी और बोरोअर के लिए भी। अब देखते हैं इसकी टेक्निक क्या होती है एफ आर ए की। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एफ आर ए में। एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये हमने लिया है जैसे एफ आर ए जिसे कि 3/9, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसे 7% एंड 7.25%। तो अब इसको हम कहते हैं एफ आर ए का जो रेट होता है जिसे आंसू कहा गया है स्ट्राइक रेट। जैसे ऑप्शन में किया था ना, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में भी कहते हैं जो एग्री रेट होता है एक्सरसाइज रेट, उसको स्ट्राइक रेट भी कहते हैं। तो एक तरीके से ये एग्री रेट है आपका, जिसे ये एग्री रेट डिपॉजिट मनी और को बोरो मनी। अब सपोज चलिए पहला केस लेके हैं, ये बोरोअर का केस है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एफ आर ए 3/9 है। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा आपका आज से 3 महीने के बाद, और फॉर जो रिमेनिंग पीरियड है आपका 6 मंथ्स। तो टोटल जो लाइफ है इसकी 9 मंथ। ये हमारा है 6 मंथ्स जिसके लिए आपने मनी बोरो करनी है डिपॉजिट।
तो अब बोरोवर ने मनी बोरो करनी है 3 महीने के बाद। तो जब वो बोरो करने जाएगा मार्केट में, ठीक है, उस टाइम क्या रेट होगा, वो होगा हमारा एक्चुअल रेट। इट मीन्स व्हेन ए बोरोवर वो एक्चुअली बोरो मनी, जब वो एक्चुअल में बोरो करके है मनी, बोरो यू मनी, सो फ्रॉम मार्केट, मार्केट या हम कह सकते हैं कि बैंक से हमने मनी बोरो करनी है, मार्केट की रिप्रेजेंट कर रही है बैंक को। तो उस टाइम हमें दिया होगा वी आर गिवन एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। मार्केट में क्या रेट है आपका, एक्चुअल मार्केट इंटरेस्ट रेट। और इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जो एग्री रेट है जो बोरोवर के लिए, वो तो हो गया 7.25% कि आप इस पर बोरो कर सकती हैं। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी। इफ़ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, ये आपका ग्रेटर हो जाता है FRA से, जो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट का जो हमारा स्ट्राइक रेट है, उसको हम FRA का रेट भी कहते हैं। तो इसमें से उस केस में अब आपने FRA बाई कर लिया है, तो एक तरीके से आपकी जो कॉस्ट है बोरोइंग वो 7.25% होनी चाहिए। तो इस केस में एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो जितना एक्सेस है अब आप मार्केट से ये बोरो करोगे तो हमने पे करना है एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। जितना एक्सेस पे करोगे वो बैंक आपको रिफंड कर देगा, क्योंकि आपने बैंक के साथ FRA का एग्रीमेंट साइन कर रखा है। तो इट मीन्स द एक्सेस इंटरेस्ट which will be paid by borrower will be refunded। तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, विल बी रिफंडेड बाय बैंक, वो आपको उसका रिफंड करेगा। अब सपोज चलो एक्चुअल जो रेट है आपका इस केस में वो हो जाता है मार्केट में 8%, और हमारा जो स्ट्राइक रेट है 7.25 है। तो इट मीन्स हम बोरो को कर रहे हैं बैंक से मार्केट में रेट पे, तो 0.75% का आपको रिफंड देगा बैंक। एक्सेस इंटरेस्ट पेड बाय बोरोवर विल बी रिफंडेड बाय बैंक। तो इस केस में आ रहा है जैसे 0.75%। तो इसका मतलब है हमारी एक्चुअल जो बोरोइंग कॉस्ट है वो 7.25% ही रह जाएगी। तो देयरफॉर व्हाट विल बी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, तो दैट विल बी इक्वल टू स्ट्राइक रेट। तो जितना स्ट्राइक रेट है तो उतनी ही हमारी बोरोइंग कॉस्ट रह जाएगी, तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी आपको। तो इसी तरीके से अब देखिए मार्केट का एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है FRA से। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है इफ एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मीन्स जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है, तो इट इज लेस देन अवर FRA रेट। तो FRA का रेट है आपका जैसे 7.25 है, सपोज मार्केट में इंटरेस्ट रह जाएगा आपका जिसे कि 6.75%। तो उस केस में जितना अब बोरोवर को मनी बोरो हो रही है 6.75 पर, और आपका जो स्ट्राइक रेट है 7.25% पर, तो इसका मतलब है जो बोरोवर है उसको बेनिफिट हो रहा है 0.5% का, तो वो बेनिफिट बोरोवर को पे करना पड़ेगा बैंक को। तो इसमें बैंक ने पे किया था, तो आप लिखिए द शोर्ट इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हमारा कम रह गया, so short interest shall be paid so by the borrower to बैंक। अब borrower को पे करना पड़ेगा बैंक को। तो इसका मतलब है इस केस में भी अब हमारी कितनी इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी, what will be actual borrowing cost, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट। अब आप बोरो कर रहे हो 6.75 पर, और जो डिफरेंस है हमारा 0.50 का वो हमने पे कर दिया बैंक को, तो हमारी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू स्ट्राइक रेट। तो जैसे यहाँ भी स्ट्राइक रेट के इक्वल रहती है। तो इसमें FRA में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में क्या इससे ज़्यादा हो रहा है या इससे कम हो रहा है, पर हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो फिक्स हो गई है।
ऐसे डिपॉजिटर का केस है, वो भी देखते हैं अभी। बट अब इसमें एक पॉइंट आता है, ये जो एक्सेस इंटरेस्ट है या जो शॉर्ट इंटरेस्ट है आपका, जो बैंक ने पे करना है बरोर को या फिर बरोर ने बैंक को पे करना है, ये पेमेंट हम कर रखे हैं उसी टाइम जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर होता है, एक्सेप्ट होता है। इट मीन्स द शॉर्ट और एक्सेस इंटरेस्ट so shall be paid so on support का मतलब होता है when, it means it is the date when FRA contract matures, जब आपका मेच्योर हो रहा है। तो इसमें जैसे इस एग्जाम्पल में हम मेच्योरिटी क्या होती है FRA की, आपने 0 पीरियड में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट आपका एंटर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर, और हमने 3 महीने के बाद अब मनी बोरो करनी है या डिपॉजिट करनी है, तो ये हमारी होती है डेट व्हेन FRA कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट हो रहा है। तो दिस इज डेट व्हेन FRA कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड। फिर हम लोन ले रहे हैं इस टाइम या हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, तो ये आ जाएगा आपका टोटल पीरियड है 9 मंथ्स। तो एक्चुअल में को आपने जो बरोर है उसने इंटरेस्ट पे करना है 9 महीने के बाद, या डिपॉजिटर को रिसीव होगा 9 महीने के बाद, पर जो शॉर्ट या एक्सेस इंटरेस्ट हैं ये आपने इसी डेट पर पे कर देना है व्हेन FRA इज एक्सेप्टेड। तो इट मीन्स जो अमाउंट इंटरेस्ट का 9 महीने के बाद आपने पे करना था या रिसीव करना था वो हमने आज ही पे करना है, मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स। तो वो हम निकालेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो इट मीन्स शॉर्ट और एक्सेस इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन सपोर्ट डेट व्हेन FRA कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर्स। तो ये आपका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, तो अमाउंट ऑफ एक्सेस और शॉर्ट इंटरेस्ट विच इज पेड और रिसीव, या आप पे कर रहे हो या रिसीव हो रहा है आपको, गेट इज इक्वल टू, अब जितना भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर आप कैलकुलेट कीजिए कितना इंटरेस्ट बनता है, तो वो बन जाता है आपका एक्चुअल जो रेट है, सो एक्चुअल रेट माइनस है FRA का जो रेट है आपका, मीन उनका डिफरेंस आ जाएगा। वो कितने टाइम के लिए, जैसे 6 महीने का टाइम है तो उसको आप लिख सकते हैं T/12, और इसकी हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू। सो अमाउंट ऑफ एक्सेस शॉर्ट इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो 9 से लेके 3, 6 महीने के, किस रेट पे, जो हमारा एक्चुअल रेट है। तो इट मीन आपको लेना है 1 प्लस एक्चुअल रेट, प्रेजेंट वैल्यू के लिए होता है ना कि जो फ्यूचर का अमाउंट होता है उसको हम डिवाइड कर रखे हैं 1 + R से, जितने टाइम पीरियड है, कोई एक्चुअल रेट को बना लो जितना टाइम है आपका T/12 उतने टाइम का, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। अब इस एग्जांपल में ही देखते हैं कैसे हम करेंगे, बरोर का भी देखते हैं डिपॉजिटर का भी। तो लेकिन इस एग्जांपल हम देख रहे हैं पहले बरोर का। सपोज आपको मेंशन किया है बरोर हैज टू बोरो, तो बोरोर ने बोरो करनी है मनी, बोरो ₹10 लाख। तो हमने टर्म्स ली हैं आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आपको बोरो करने हैं, आफ्टर 3 मंथ्स, और कितने टाइम के लिए, दिस इज फॉर 6 मंथ्स। तो अब आपको दिया है आफ्टर 3 मंथ्स, अब जो आपका एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो गेट इज इक्वल टू सपोज 8% पर एनम। ठीक है जी, तो अब आप देखो, अब आपको जो बरोर है उसको कितने, अब आपका FRA है 7.25%, पर आप मार्केट से बोरो करोगे 8% पे, इट मीन्स एक्चुअल रेट आपका ज़्यादा हो गया। सो एक्चुअल रेट 8% इज ग्रेटर देन FRA।
तो बोरोर के लिए रेट है 7.25%। तो अब इसमें बोरोर को रिफंड मिलेगा जितना आप एक्सेस इंटरेस्ट पे करोगे मार्केट में 0.75%। तो कितना आपको रिफंड मिलेगा, अमाउंट, इसको कह सकते हैं हम अमाउंट रिसीव्ड बाय बोरोर। अब बोरोर को आपने लिखना है कितने अमाउंट मिलेगा, को कैलकुलेट करोगे उस फार्मूले। अमाउंट कितना है आपका लोन का, 10 लाख का लोन है आपका। फिर देखो एक्सेस कितना बनेगा इंटरेस्ट, एक्चुअल रेट है 8% माइनस एफ आर है 7.25%, ये पर एनम है। तो एक्सेस इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है इसके ऊपर 6 महीने का, तो इसको कर दो इंटू 6/12, ये आ गया T/12। अब इसकी निकालो प्राइम वैल्यू, तो इसको हम डिवाइड कर रखे हैं, होल इज डिवाइडेड बाय 1 + R। अब देखो मार्केट में क्या रहेगा 8%, इसकी प्राइम वैल्यू निकालनी है हमने 6 महीने की। ये एक्चुअल में तो बोरोवर ने इंटरेस्ट पे करना है 9 महीने के बाद, पर बैंक आपको रिफंड आगे दे देगा जितना एक्सेस इंटरेस्ट बनेगा। तो वो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। 8% क्या है हमारा, 6 महीने का आ गया डिवाइडेड बाई 2, तो इतना अमाउंट आपको रिफंड मिल जाएगा। तो 10 लाख के ऊपर 0.75% इंटू 0.75%, 7500 इंटू 6/12, तो ये अमाउंट बन रहा है ये आपका 3750 डिवाइडेड बाय 1.04, तो डिवाइडेड बाय 1.04, उसकी वैल्यू बन जाती है आपकी देखो 3605, तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा। अब आप चेक करके हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स के बाद जब आप एक्चुअल कितनी बोरोइंग कॉस्ट पड़ेगी आपको, तो इट मीन्स व्हाट विल बी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट। तो आपने पहले देखना है एक्चुअल कितना इंटरेस्ट पे किया है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड आफ्टर 9 मंथ्स। तो आपने 10 लाख का अमाउंट बोरो किया था और वो आपने लोन लिया था 8% पर, तो 6 महीने का आपने जो इंटरेस्ट पे किया है तो दैट मनी जबर 4% 40,000। अब आपको देखो रिफंड मिला, एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट आपने पे किया था वो हमारा बनना था 3750, उसका रिफंड मिल गया आपको। वो रिफंड मिला था हमें 6 महीने पहले, तो उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपॉजिट कर दो मार्केट में। तो लेस, तो आप यहाँ से लेस कीजिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको रिकवर हो रहा है या रिफंड हो रहा है, रिकवर के थ्रू FRA, तो दैट इज इक्वल टू, देखो कितना मिला आपको 3605, ये आपको यही मिल गया 3 महीने के बाद। इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो आप यहाँ से यहाँ तक 6 महीने के लिए मार्केट रेट पे। तो इसके ऊपर आपको मार्केट रेट क्या था हमारा 8%, तो इस पर 4% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 महीने का। इसकी देखो कितनी वैल्यू है 3605 + 4%, ये देखो बन गया आपका 3750। तो बैलेंस हमारी नेट कॉस्ट आ गई, नेट बोरोइंग कॉस्ट, तो दिस इज कमिंग सो 46,250। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो बची एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, जैसे हमने मेंशन किया है ना कि हमारी जो बोरोइंग कॉस्ट है फिक्स हो गया है 7.25%। वेरीफाई करके हैं तो इतनी पेमेंट बनी है आपकी 46,250, सॉरी ये बनेगा 36,250, तो 36,250 बनी क्योंकि हमने माइनस करना था। डिवाइड कर दो, अमाउंट है आपका लोन का 10 लाख, इसकी निकाली परसेंटेज आपने, पर ये जो परसेंटेज आएगी वो आएगी 6 महीने की, इसको बना दो 12 महीने के लिए 12/6, तो ये आपकी एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट आएगी पर एनम। तो लेके सी हाउ मच इट इज 36,250 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 लाख, आप देखेंगे 7.25%, उतनी ही बोरोइंग कॉस्ट आ रही है जो FRA का रेट है। तो अब देखते हैं कि लो एक डिपॉजिटर की क्या पोजीशन है। हमने लिया था आफ्टर 3 मंथ्स हमारा जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%। तो आपका देखो ये टाइम स्केल चल रहा है हमारा, 0 पीरियड है आज हमारा
और 3 मंथ्स का केस है और 6 मंथ्स है रिमेनिंग, टोटल बन जाते हैं 9 मंथ्स। तो सपोज यहाँ जो हमारा एक्चुअल रेट को हम ले रहे हैं, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैकी जबर 8%। अब हम केस ले रहे हैं डिपॉजिटर का, एग्जाम्पल ऑफ डिपॉजिटर। डिपॉजिटर में भी आपको मेंशन किया है। अब सपोज डिपॉजिटर के पास सरप्लस फंड्स आएंगे 3 महीने के बाद 10 लाख रुपीज़। डिपॉजिटर गेट्स सरप्लस फंड्स ऑफ रुपीज 10 lakhs आफ्टर 3 months। उसके अंदर उसने उसको डिपॉजिट करना है और उसके लिए उसने बाय कर लिया है एंड बाय जो FRA। तो उसका जो स्ट्राइक रेट है वो है 7% डिपॉजिटर के लिए। तो फिर जैसे FRA रेट, उसका FRA रेट फिक्स हो जाता है 7%। और जब वो मार्केट में 3 महीने के बाद जब वो मनी डिपॉजिट करने गया, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा राइज हो गया। कुछ मीन्स अब वो डिपॉजिट करेगा 8% में, उसमें उसको बेनिफिट होगा। तो जितना बेनिफिट मिलेगा डिपॉजिटर को वो उसने बैंक को वापस करना है। तो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाट इज अमाउंट ऑफ जो उसने एक्सेस इंटरेस्ट उसको मिलेगा, एक्सेस इंटरेस्ट रिसीव्ड टू बी रिफंडेड, और उसको वो रिफंड करना पड़ेगा टू बैंक। ठीक है, देखो इसमें भी फार्मूला सेम, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है आपका 10 लाख का। तो आप कैलकुलेट करो, एक्सेस इंटरेस्ट है हमारा 8% माइनस 7%, कितने टाइम का, 6 महीने का। उसकी निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या रेट है 8%, 8% को प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, 6 महीने का बन गया 4%, डिवाइडेड बाई 1.04। तो जिससे जो 1% बन रहा है हमारा 10,000, उसका हाफ कर दो 5,000। दिस अमाउंट इज कमिंग 5,000 अपॉन 1.04। तो एक तरीके से इतना उसको वापस करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 1.04। तो दिस इज कमिंग रुपीज़ में है 4808। अब देखें डिपॉजिटर को भी कितनी इनकम मिल रही है नेट आफ्टर 9 मंथ्स के बाद। आफ्टर 9 मंथ्स, so depositor actually receives, एक्चुअली इसको रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट, वो तो आपको मिलेगा मार्केट में जो रेट था उस रेट पर आपने डिपॉजिट किया था। इट मीन्स 8% और 6 महीने का, विच इज बिकमिंग अवर 4% 40,000। अब इसमें से लेस कर दो क्योंकि उसको पे करना पड़ा है अमाउंट ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट रिसीव्ड जो था टू बी रिफंडेड टू बैंक, ये उसने पे कर लिया है तो वो उसकी कॉस्ट बन गई। तो लेस कर दो अमाउंट रिफंडेड टू बैंक, कितना अमाउंट आपने रिफंड किया है, रिफंडेड टू बैंक। तो आपने देखो रिफंड किया है 4808। तो फर्दर ये जो पैसा आपने बैंक को रिफंड कर लिया है वो रिफंड हमने यहीं कर लिया 3 महीने के बाद। देखिए आप रिफंड ना करके उसको आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते थे, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलना था 4% 6 महीने का। तो वो भी समझो हमारा लॉस हो गया, तो इसमें वो भी ऐड कर दो जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1.04। तो एक्चुअल में समझो इतनी कॉस्ट पड़ेगी हमें जो हमने बैंक को रिफंड किया है। तो दिस अमाउंटेड अवर 4808 इंटू 1.04, ये बन गया ये आपका 5,000। तो बैलेंस आ गई आपकी नेट इनकम जो आपको मिली है इंटरेस्ट से आफ्टर 9 मंथ्स, जिसे 35,000। अब इसकी परसेंटेज निकालें, वो कितनी बननी चाहिए 7%, क्योंकि FRA में इससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अब आपको, फिक्स हो गया आपका। तो लेकिन सी बची परसेंटेज ऑफ
और इफेक्टिव या हम कह सकते हैं एक्चुअल इंटरेस्ट इनकम ऑफ डिपॉजिटर, इनकम टू डिपॉजिटर। तो अब देखो कितनी इनकम बनी डिपॉजिटर को मिला, अब 35,000 का इंटरेस्ट उसने डिपॉजिट किया था 10 लाख, उसकी परसेंटेज निकाली और ये परसेंटेज आएगी 6 महीने की, क्योंकि हमारा 6 मंथ का है। आंसर हम देखें पर एनम में, इनको कर दो आप 12/6। तो आप देखेंगे जिस महीने की कमी 35,000, 3 + 2 आपकी 0 कैंसिल होगी, 3.5% इंटू 2 ये बन गया आपका 7%। तो इसमें FRA में चाहे वो बरोर है चाहे डिपॉजिटर है, उसका जो स्ट्राइक रेट है FRA का, उसके बेस पर हमारी जो कॉस्ट है या इनकम है वो फिक्स हो जाएगी। तो मार्केट में इंटरेस्ट कम ज़्यादा जो मर्जी होता रहे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसको कहते हैं कि हमारा जो रिस्क है इंटरेस्ट रेट का वो कवर हो गया। तो एक इसी से कंसीडर में आता है तो इंटरेस्ट रेट गारंटी, FRA के साथ ही चलता है वो भी। इसमें देखते हैं कि आपने FRA कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बरोर या डिपॉजिटर ने, उसकी एक लिमिटेशन है। क्योंकि लिमिटेशन क्या है, नंबर 1 फॉर बरोर के लिए, तो बरोर कहता है कि जब मेरा एक्चुअल जो इंटरेस्ट है जब मैं बोरो कर रहा हूँ मार्केट में, ये मेरा एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बरोर ने मनी बोरो करनी है। अब जिस रेट से उसने बोरो करी एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रह गया कम FRA के रेट से, फिर उसको जो सेविंग होती है मतलब शॉर्ट इंटरेस्ट बनता है वो उसे रिफंड करना पड़ता है। सो शॉर्ट इंटरेस्ट so is refunded to बैंक, क्योंकि देखो उसने को इंटरेस्ट पे करना है, जितना कम इंटरेस्ट वो पे करेगा वो उसकी सेविंग थी वो उसे बैंक को रिफंड करनी पड़ती है। तो ऐसे देखते हैं कि हम डिपॉजिटर का केस है, और डिपॉजिटर डिपॉजिटर के केस में क्या होता है, जब एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है ग्रेटर है FRA के रेट से, तो अब इस केस में डिपॉजिटर को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मार्केट के में, क्योंकि जब वो इन्वेस्ट कर रहा है उस टाइम रेट इंक्रीज हो गया है। तो जितना एक्सेस इंटरेस्ट मिलेगा वो भी उसको रिफंड करना पड़ता है। इट मीन एक्सेस इंटरेस्ट रिसीव्ड so it is to be refunded। तो इस तरीके से ब्रोर या डिपॉजिटर को लगता है कि ये तो उनका लॉस हो रहा है FRA कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से, इसको हम कहते हैं उनकी लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए देखिए वो चाहते हैं कि जब एक्चुअल इंटरेस्ट मार्केट में फेवरेबल है फिर को बेनिफिट मिल जाए उसका, पर जब डिसएडवांटेज हो रहा है तब उनको रिफंड ना करना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास आता है FRA विद इंटरेस्ट रेट गारंटी, इंटरेस्ट रेट गारंटी। तो इसमें बैंक गारंटी देता है बरोर और डिपॉजिटर को। तो गारंटी क्या है, तो गारंटी बाय FRA सेलर है। FRA सेलर जो होता है नॉर्मली वो बैंक ही होता है। बैंक क्या गारंटी है, नंबर 1 टू बरोर को जो मनी बोरो कर रहा है, तो जब एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रह जाएगा, इफ़ एक्चुअल रेट इज लेस देन FRA, तो ऐसी वो गारंटी दे सकता है डिपॉजिटर को टू डिपॉजिटर इफ एक्चुअल रेट आपका ग्रेटर हो गया है देन FRA। तो उस केस में जो है डिपॉजिटर या बरोवर को कोई भी रिफंड नहीं देना पड़ेगा बैंक को।
इट मीन्स नो रिफंड टू बी पेड टू बैंक। क्योंकि जो बेनिफिट हो रहा है ना डिपॉजिटर या बरोर का, तो वो बैंक आपसे रिकवर नहीं करेगा, उसने गारंटी दे दी है, पर उसके बदले में वो जितना लोन का अमाउंट है उस पर वो कुछ आपसे कमीशन चार्ज करके है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट गारंटी कमीशन। बट बैंक विल चार्ज, बैंक विल चार्ज, उसको हम कह सकते हैं फी या प्रीमियम भी कहते हैं। ये आपका कुछ परसेंटेज होता है ऑफ अमाउंट जो आपने बोरो करना है या जो डिपॉजिट करना है, ठीक है, फीस या प्रीमियम। सो इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट गारंटी, जब वो आपको इंटरेस्ट रेट की गारंटी देगा, इसको हम कह सकते हैं IRG। तो उस केस में फिर आपकी इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगी जब इंटरेस्ट की गारंटी भी आ गई आपकी। तो इट मीन्स इन केस ऑफ FRA, तो विद इंटरेस्ट रेट गारंटी, तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट आएगी, जब इफेक्टिव कॉस्ट टू बोरोवर, यदि तो आपका मार्केट में रेट सपोज के लीजिए ज़्यादा है, फिर आप मनी बोरो करोगे FRA रेट के ऊपर, FRA का रेट आ जाएगा आपका, मतलब मार्केट में रेट कम हो गया है, तो फिर आपको रिफंड नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी FRA और प्लस जो आपकी प्रीमियम है, इंटरेस्ट रेट गारंटी प्रीमियम, राइट। तो जब गारंटी लोगे फिर तो गारंटी या प्रीमियम ऐड हो गई होगा। तो FRA का रेट था अदरवाइज जब आप सिर्फ FRA ले रहे हो, तो ऐसी आपकी है इफेक्टिव इनकम कितनी आएगी अब जो डिपॉजिटर है, इफेक्टिव इनकम ऑफ डिपॉजिटर। अब इसको FRA का जो रेट है वो मिलेगा माइनस उसका इंटरेस्ट रेट गारंटी का प्रीमियम माइनस कर दो, क्योंकि ये तो उसके लिए कॉस्ट ही है जो उसने पे करनी ही करनी है, इंटरेस्ट की गारंटी भी, क्योंकि बोरोर के लिए ऐड हो जाती है, ठीक है, और इसके लिए माइनस, और या फिर जब वो FRA ले रहे हैं यानी कि FRA, ये हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट, ये FRA का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वो एग्जांपल देखते हैं, तो आप ध्यान से समझिए पहले, फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो लेके सी एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। तो लेके सी प्रोजेक्ट नंबर 1, उसमें ये को मेंशन किया आपको, कंसीडर 6-9 FRA कोटेशन है कि $6-9 मंथ्स 7.20/7.30% पर एनम, तो आपको FRA की कोटेशन दी है। तो FRA कोटेशन इज $, जिसे कि 6/9 एंड ये है मंथ्स आपके, तो एट द रेट ऑफ 7.20/7.30% पर एनम। तो इट मीन्स ये है आपका फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये स्टार्ट होगा 6 महीने के बाद, और कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, आफ्टर 6 मंथ्स फॉर 3 मंथ्स। तो आपने एक ही बोरो करना है, तो उसका रेट है 7.3%, डिपॉजिट का रेट है 7.2%। तो इट मीन्स आप टाइम स्केल स्टार्ट शो कर सकते हैं। तो आज आप FRA में एंटर कर रहे हैं कि मुझे मनी बोरो करनी है या डिपॉजिट करनी है 6 मंथ्स के बाद, कितने टाइम के लिए, 9 - 6 3, तो टोटल टाइम बनेगा आपका 9 मंथ्स। ये 3 महीने के लिए हम डिपॉजिट या बोरो कर रहे हैं। तो अब आपको दिया है, ए कंपनी इंटेंस टू टेक ए 3 मंथ लोन, हमने लोन लेना है, बोरोवर का केस है, स्टार्टिंग 6 मंथ फ्रॉम नाउ, आज से 6 महीने के बाद। तो इट मीन्स कंपनी आपको दी है टू बोरो, आपने मनी बोरो करनी है, एंड 3 मंथ्स के लिए आपको बोरो करना है फॉर 3 मंथ्स।
तो एक विश टू लो इंडेक्स बोरोइंग रेट, तो हम अपनी बोरोइंग की कॉस्ट फिक्स करना चाहते हैं विच इज़ 7.3%। सो एक बाइक एफ आर ए फ्रॉम बैंक विच इज गिविंग अबव एफ आर ए कोर्स, तो हमने उसके लिए एफ आर ए बाई कर लिया है। तो बोरोवर जो है ये जो बाइंग एफ आर ए, तो जो बैंक है वो सेल कर रहे हैं इसमें। सो एट बैंक्स आस्क रेट हो 7.3%, तो इस रेट पे एफ आर ए बाई किया। बोरोवर के लिए ये आपका बोरोइंग रेट है फॉर नोशनल प्रिंसिपल ऑफ US डॉलर 5 मिलियन। तो आपका जो अमाउंट ऑफ लोन है वो आपको दिया है जिसे ये US डॉलर 5 मिलियन, इट मीन्स ये बन जाएंगे आपके 50 लाख। तो जब आप एफ आर ए साइन करते हैं उसमें हम कोई लोन नहीं ले रहे हैं, लोन हम लेते हैं मार्केट से। तो जो एफ आर ए का सेलर होता है वो हमें डिफरेंस रिसीव करके है या पे करके है। अब आगे सेटलमेंट डेट, तो सेटलमेंट डेट में इस टाइम द 3 मंथ US डॉलर लिबोर है अब आपका 8.5%। तो 6 महीने के बाद अब आपका 3 मंथ का मार्केट रेट दिया है आपको लिबोर, ये हो गया आपका 8.5%। अब 6 इसको एक है मेच्योरिटी रेट एफ आर ए की, तो उस टाइम अब आपने मनी बोरो करनी है 3 महीने के लिए, तो ये रेट चल रहा है मार्केट में 8.5%, पर हमारा एफ आर ए का रेट है 7.3। तो इट मीन्स इनका नंबर ऑफ डेज इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही 90 बन गए, तो 3 मंथ से अगर ये पीरियड हमारा बन रहा है 91 डेज का। सो एंड बेसिस है ये 360 डेज, और पूरे साल में आपको लेने हैं 360 डेज पर एनम। तो यू हैव टू डिटरमिन अमाउंट टू बी पेड बाय बैंक टू बोरोवर आफ्टर 6 मंथ। तो आपको बताना है कि अब बैंक आपको कितना पैसा रिफंड करेगा। इट मीन्स अमाउंट को आप लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। तो अब देखिए अब आपको बोरो करना है हाई रेट पे, मार्केट में 8.5% है, एफ आर ए का रेट है 7.3%। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट आप पे करोगे वो बैंक आपको रिफ़ंड कर देगा। रिफ़ंड कर देगा ये आपको 6 महीने के बाद ही, कुछ भी निकालेंगे हम प्रेजेंट में को आपको रिफ़ंड मिलेगा। जिसे डॉलर में चल रहा है आपका जैकेट 50 लाख, उसका जो एक्सेस इंटरेस्ट मिल रहा है आपका 8.5 माइनस 7.3%। और टाइम पीरियड दिया गैस में इनको 91/360 डेज। फिर इसकी कैलकुलेट करो अब आप प्राइसिंग वैल्यू कितने टाइम के लिए 91 डेज के लिए, किस रेट पे जो मार्केट का रेट है 8.5%। तो इसको बनाते हैं 1 प्लस 0.085, इसको बना लो आप 91 डेज के लिए, 91 डिवाइडेड बाई 360। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस अमाउंट इज 1.2%, so this is 50 lakhs into 1.2% into 91 डिवाइडेड बाई 360। तो देखो ये अमाउंट आपका आ रहा है डॉलर्स में, जिसे 15166.67 and this amount is becoming 0.085 into 91 divided by 360. So this amount is becoming 1.021486। तो इतना अमाउंट है जो आपको बैंक से रिफंड मिलेगा। 15166.67 डिवाइडेड बाई 1.021486। So this amount is $1,14,848। राइट, ये हमारा एफ आर ए का फार्मूला बन जाता है, जो डिफरेंस होता है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। सेकंड उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड आफ्टर 9 मंथ बाय द बोरोवर। इफेक्टिव कॉस्ट हमें पता ही है दैट विल बी एफ आर ए रेट। तो आप सीधा आंसर भी दे सकते हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं नाउ कैन राइट इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट टू बोरोवर सो आफ्टर 9 मंथ्स, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ आर ए रेट, जो आपका एफ आर ए का रेट है। तो एफ आर में यही है कि आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स हो जाती है, या जो इनकम है वो फिक्स हो जाती है, जो एफ आर ए का रेट होता है। सो दैट विल बी 7.3% पर एनम।
और एक वो कहते हैं प्रूफ करो कि इसको, तो देखो प्रूफ कैसे करना है वो भी आप कर सकते हैं। प्रूफ तो आपको अब बताना है कि आपने जैसे 91 केस के लिए मनी बोरो की है, तो एक्चुअल इंटरेस्ट कितना पे किया है आपने, तो आप मेंशन कीजिए एक्चुअल इंटरेस्ट पेड। तो ये आपने देखो एक्चुअल पे किया है ऑन 50 लाख के ऊपर, 50 लाख डॉलर हैं आपके। मार्केट रेट का आपका 8.5%, उस पर हम मनी बोरो करेंगे 91 डेज के लिए। ये आपने एक्चुअल में पे किया है, तो 50 लाख इंटू 8.5% इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360, तो दिस अमाउंट इज बिकमिंग 107,431। फिर आपको बैंक से रिफंड भी मिला है, रिसीव हो रहा है, तो वो लेस कर लीजिए, लेस अमाउंट रिफंडेड बाय बैंक, जो रिफंड दिया है बैंक ने बाय बैंक, दैट इज 14, दिस इज 14,848। पर ये रिफंड आपको पहले ही मिल गया 91 डेज पहले, इसको आप डी इन्वेस्ट कर सकते हो। किस रेट पे, 8.5% लेना है हमने 91 डेज का, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड कर दो 1 + 0.085 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360, उसकी एक वैल्यू बनेगी 14848 इंटू, इसको आप कैलकुलेट कीजिए 0.085 इंटू 91 डेज के लिए, तो दिस इज 1.021486। So this amount is 14,848 into 1.021486. So this amount is becoming 15 to 167. तो बैलेंस आपकी रहेगी नेट कॉस्ट जो आपने पे की है इंटरेस्ट की, जिसे ये नेट इंटरेस्ट पेड। क्योंकि ये आपको रिफंड मिल गया है, तो आपका नेट इंटरेस्ट बन रहा है 107,431 माइनस 15,167, जिसे कमिंग 92,264। अब इसकी आप परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट को आपने पे किया है 92,264, ये पे किया आपने 50 लाख डॉलर का लोन है आपको, ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी, पर ये आएगी आपकी 91 डेज की, इसको बना दो 360 डेज के लिए, तो डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 91, देखो ये आपकी आ रही है 7.3% पर एनम। तो आंसर आ गया देखो इक्वल टू FRA। तो इसलिए हम सीधा भी आंसर कह सकते हैं जब उन्होंने प्रूफ नहीं मांगा, ये मैंने प्रूफ आपको बताया है जैसे भी हमने एग्जाम्पल में किया था कि आपकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी है। तो अब आराम से समझिए, फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पोस्ट करके। ये हम FRA कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।